नमस्कार। मैं हर्षवर्धन आज आपके लिए फिर एक नई क्लास में आया हूं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं टॉप मोस्ट करंट क्वेश्चन और बहुत सारी स्टैटिक बातें, आसपास में क्या घटना घट रही हैं। सबसे पहले मैं आपको एक न्यूज दे दूं कि आज हमारे बीच भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी नहीं रहे। उनके लिए एक अलग से एक पूरी डिटेल वीडियो बनाई है, आप उसमें उनकी सारी जानकारी ले सकते हैं। इसमें उनको नहीं डाला गया है इस वीडियो में। दरअसल वो एक बड़ी शख्सियत थे, उनके लिए अलग से एक समय निर्धारित किया गया और उस वीडियो को डाला गया। आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, अगर वहां से जाएं तो वहां देख सकते हैं, नहीं तो चैनल पे जाके आपको वीडियो मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज के कुछ ऐतिहासिक बिंदुओं की। तो आज ही के दिन 1861 में कोलकाता में पहली बार चाय की सार्वजनिक बोली संपन्न हुई थी। कोलकाता में पहली बार चाय की सार्वजनिक बोलियां लगानी शुरू हुई थी। 27 दिसंबर 1991 को भारत का राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार आज ही के दिन गाया गया था, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक। और 27 दिसंबर 1965 को सलमान खान बॉलीवुड अभिनेता का जन्म हुआ, ये ध्यान रखना है। और पहला मानव क्लोन है जिसका नाम था ईव, आज ही के दिन उसका संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ठीक है। और 2007 में रावलपिंडी के पास पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की गोली मारकर आज ही के दिन हत्या कर दी गई थी। ये कुछ महत्वपूर्ण पहलू आज के थे जिनके बारे में आपको जानना जरूरी था। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। तो आपको ये नाम सुनने के जस्ट बाद ही राज्य का नाम दिमाग में सेट हो गया होगा कि ओमकारेश्वर एक बहुत फेमस जगह है जो मध्य प्रदेश में है। तो इसका आंसर क्या बन गया, मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर। अगर आपसे पूछा जाए कि ये मंदिर कौन से भगवान का है, तो ये मंदिर जो है आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि ये शिव भगवान का जो है मंदिर है। बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में, तो प्रधानमंत्री ने 25 दिसंबर 2024 को मध्य प्रदेश के खंडवा में ओमकारेश्वर सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इसमें यह बताया गया है कि कार्बन उत्सर्जन को हमें कम करना है, साथ ही में 2070 तक भारत के शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य का भी समर्थन करना है। आपको पता ही है कि 2070 तक भारत का एक लक्ष्य है कि हम 2070 तक पूरी तरीके से जीरो कार्बन इमिशन वाले देश बन जाए। वाष्पीकरण को कम करके पानी के संरक्षण का भी इसमें जोर दिया गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना को भी इसके के साथ शुरू किया है। तो केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक। और राष्ट्रीय परिक्षेप योजना के तहत भारत की पहली ऐसी परियोजना है जो एक नदी से दूसरी नदी को क्या कर रही है, जोड़ रही है, ठीक है। और अगला इसमें क्या होगा कि इससे जो मध्य प्रदेश में सिंचाई है, उन सिंचाई की सुविधाओं में भी क्या किया जाएगा, थोड़ी सी वृद्धि की जाएगी। किला हुआ ज्वालामुखी, ये दरअसल किला हुआ ज्वालामुखी की अगर बात करें, बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहने वाला ज्वालामुखी है। आपको पता है कि ज्वालामुखी तीन प्रकार के होते हैं। ज्वालामुखी तीन प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आपका सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा एक होता है शांत ज्वालामुखी, और एक तीसरा होता है जिसको डोरमेंट कहते हैं, वो होता है आपका निष्क्रिय ज्वालामुखी। सबसे ज्यादा खतरनाक यही वाला होता है क्योंकि इसका ये नहीं पता है कि कब फट जाए। शांत का तो ये कन्फर्म है कि ये फटेगा ही नहीं अब, पर सक्रिय के पास कोई जाता ही नहीं है क्योंकि पता है कि उसमें लावा निकल रहा है लगातार। तो तीन तरह के ज्वालामुखी है, एक्टिव, डोरमेंट और डेड। ध्यान रखना है इसमें कि किलाया ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, तो ध्यान रखना ये हवाई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका में है। हवाई द्वीप पहले रूस का हिस्सा हुआ करता था। हवाई द्वीप की आपको ध्यान रखना है राजधानी भी, तो हवाई द्वीप की राजधानी जो है होनोलुलु है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। क्या है, हवाई द्वीप की राजधानी होनोलुलु है। किलायमाई ज्वालामुखी दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है, पहली बात तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात ये कि बिग बैग आइलैंड में हवाई ज्वालामुखी जो है यूएस के राष्ट्रीय उद्यान के भीतर है। यहां ध्यान रखना बिग बैग आइलैंड जो है वो कहां पर है, अमेरिका में है। यहां के राष्ट्रीय उद्यान में ये स्थित है। और इसमें ध्यान रखना है कि इस समय ये अमेरिका का सबसे युवा, आप कह सकते हैं सबसे ज्यादा एक्टिव क्या है, ज्वालामुखी है।
ठीक है। इसके शिखर पर कॉल्डेरा या दरार हम कह सकते हैं। मतलब आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो ज्वालामुखी फटता है तो उसके शिखर पर क्या होते हैं, तो कॉल्डेरा होते हैं। कॉल्डेरा में कई बार पानी भर जाता है, तो उस तरह की झील को कॉल्डेरा झील भी कह दिया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा यहां पर और क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो दुनिया के कुछ प्रसिद्ध ज्वालामुखी आपसे पूछे जा सकते हैं, कौन सा ज्वालामुखी कहां पर है। तो माउंट वेसुवियस जो है वो कहां पर है, इटली में है। माउंट फूजी जो है वो जापान में है। इसके अलावा माउंट सेंट हेलेंस संयुक्त राज्य अमेरिका में है। माउंट किलिमंजारो कहां पर है, तंजानिया में है। तो ये ध्यान रखना है, भारत के कुछ दुनिया के कुछ प्रसिद्ध प्रसिद्ध क्या है, ज्वालामुखी हैं। ठीक है। आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि अगर आपसे पूछा जाए कि ज्वालामुखी ज्वालामुखी के उद्गार के कारण ज्वालामुखी के उद्गार के कारण ज्वालामुखी के उद्गार के कारण जो है भूमध्य सागर एक सागर का स्तंभ है, सागर का स्तंभ या सागर की मोमबत्ती, सागर की मोमबत्ती। ठीक है, सागर की मोमबत्ती किसे कहा जाता है। तो इसमें आपको दो क्वेश्चन बताने हैं कि सागर की मोमबत्ती जो है किस ज्वालामुखी को कहा जा रहा है, और ये किस ज्वालामुखी में ये जो है किस महासागर में ज्वालामुखी विस्फोटित हो रहा है। दो क्वेश्चन है, देखते हैं किसको नॉलेज है कि यहां तक ये क्वेश्चन कर देगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल सुरक्षा पुरस्कार अगर आप देखें तो जैसे भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है, उसी तरीके से बालकों में सर्वोच्चता का नागरिक पुरस्कार होता है, उसको कहा जाता है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जो है स्थापित किया गया, महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है। 17 बच्चों को ध्यान रखना, 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 प्रदान किया जाएगा। और ये 17 बच्चे जो हैं आपको ध्यान रखना है कि 26 जनवरी 2025 में जो परेड होगी उसमें इनको जो है ये पुरस्कार दिया जाएगा। अभी केवल इनकी ये घोषणा हुई है। ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना कि बच्चों की ऊर्जा, दृढ़ संकल्प और उत्साह का जश्न मनाने के लिए पुरस्कार दिया जाता है। मैं पहले ही आपको ये बात बता चुका हूं कि ये बच्चों के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है। इसकी स्थापना जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा की गई है। पुरस्कार को 7 श्रेणियों में असाधारण उपलब्धियों के लिए ये दिया जाता है, और वो क्या कौन कौन सी है, कला, संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, खेल और पर्यावरण, इन क्षेत्रों के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। महिला और बाल विकास मंत्री अगर आपसे पूछा जाए कौन है, तो आप बता देना महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी। कौन है, अन्नपूर्णा देवी महिला एवं बाल विकास मंत्री है। शेर पूंछ वाला मैकाक एक बंदर की प्रजाति आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये लंबी लंबी जुल्फों वाला बंदर ये है इसकी। तो शेर पूंछ वाला मैकाक मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो ये जो है एक बंदर है, और ये पूछा जा रहा है कि बंदर भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो ये भारत के पश्चिमी घाट में पाया जाता है। आपको पता होगा कि पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट को क्या कहा जाएगा, सह्याद्री भी कहा जाता है। दरअसल अभी हाल ही में कुछ रिसर्च हुई है, और इस रिसर्च के बाद ये मंकी चर्चा में आ गया। मानव वन्यजीव संपर्क में वृद्धि के कारण शेर पूंछ वाले मैकाक बंदर मानव प्राइमेट्स के लिए बढ़ते खतरे पर प्रकाश डाला गया है कि जैसे जैसे मानव इनके आवासीय क्षेत्रों के पास एक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, तो इनकी जो संख्या में धीरे धीरे क्या हो रही है, कमी आ रही है। आपको ध्यान रखना है कि ये पुरानी दुनिया का एक बंदर है जो दिनचर है, लगभग दिन में ही अपने जो है खाने पीने की चीजों का इंतजाम करता है, और वर्षा वन की छतरियों में जो है ये रहता है, वर्षा वन में रहता है। आपको पता है कि कर्नाटक और उस क्षेत्र में, केरल वाले क्षेत्र में ज्यादातर वर्षा वन ही है, उन वर्षा वन के क्षेत्रों में रहता है। ठीक है। और इसमें नर कॉल के माध्यम से घर की सीमाओं को परिभाषित करते हैं। ये क्या करते हैं, इसमें जो नर होते हैं वो कॉल की माध्यम से अपनी घर की सीमाओं को परिभाषित करते हैं। 17 अलग अलग भाषाओं में ये आवाज निकाल सकता है, 17 अलग अलग तरह की ये आवाज निकाल सकता है। और IUCN के द्वारा, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर के द्वारा इसे लुप्त प्राय जो है जीवों की श्रेणी में रखा गया है। IUCN के अनुसार इसको लुप्त प्राय श्रेणी में रखा गया है।
अगले प्रश्न पर आते हैं। भोपाल में सीनियर नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2024 2024 में किसने स्वर्ण पदक जीता है? अगर ये बात आए तो आंसर आ जाएगा साहू तुषार माने। ठीक है, आंसर क्या है इसका? साहू तुषार माने है भाई। साहू तुषार माने ने सीनियर नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में गोल्ड मेडल जीत लिया है। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना, इन्होंने जो ये गोल्ड मेडल जीता है ये 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल में जीता है और ये इनका पहला सीनियर राष्ट्रीय खिताब है। माने ने रेलवे का प्रतिनिधित्व करते हुए 24 शॉट के फाइनल में तेलंगाना के धनुष श्रीकांत को हराया है। धनुष श्रीकांत मामूली अंतर से हारे हैं, फिर भी हार के बाद उनको जो है रजत पदक से संतोष करना पड़ा है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि हरियाणा के हिमांशु ने युवा वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। मध्य प्रदेश के यश पांडे ने युवा वर्ग में रजत जीता है और इसके अलावा बंगाल के अभिनव शो ने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, ये अगर बात करें मध्य प्रदेश के यश पांडे ने रजत पदक जीता है। क्या जीता है? रजत पदक जीता है। क्लियर है, रजत पदक जीता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 2024 का विषय क्या है? राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम अगर पूछी जाए तो इसकी थीम है आभासी सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच। ये इसकी क्या है? ये इसकी थीम है, ये आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो उपभोक्ता दिवस है वो दो अलग अलग तरह के हैं। देखो, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 2024 में 24 दिसंबर को मनाया गया है और अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, अगर आपसे पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है तो 15 मार्च को मनाया जाता है। दोनों में बेसिक सा अंतर है, बहुत मायने और सा अंतर है। कई बार पेपर में हम गलती कर बैठते हैं तो वो गलती नहीं करनी। ठीक है, इसके अलावा यहां ध्यान रखना है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था और बार बार हम इस दिवस को इसलिए मनाते हैं कि उपभोक्ताओं की संरक्षण की बात जो है ये एक्ट करता है। ठीक है ना। अगला एक क्वेश्चन है, नीति आयोग ने किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के साथ मिलकर यूथ को लैब की शुरुआत की है? तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के साथ मिलकर जो है नीति आयोग ने कार्य शुरू किया है। इसमें सिटी फाउंडेशन भी इनके साथ मिली हुई है और ये 7वां यूको लैब नेशनल इनोवेशन चैलेंज इन्होंने मिलकर लॉन्च किया है। इसमें ध्यान रखना है कि 2017 में इसको शुरू किया गया था और यूएनडीपी और सिटी फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से इसे बनाया गया है और ये क्या करेगी? लैब में नवाचार और उद्यमिता के सतत विकास के जो एसडीजी के जो लक्ष्य हैं 17, उन 17 लक्ष्यों में से जो लक्ष्य जो स्वास्थ्य के प्रति आपके जागरूक करते हैं उन लक्ष्यों को ये अचीव करने में मदद करने वाली है। इसके अलावा इसमें आपको जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है कि नीति आयोग पहले हुआ करता था योजना आयोग से इसको कन्वर्ट कर दिया नीति आयोग में। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई और इसके उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं और इसके सीईओ, अगर आपसे पूछा जाए सीईओ तो वी आर सुब्रमण्यम जो है वो इसके क्या है? सीईओ हैं। कई बार पूछा जाता है कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। अगर बात आती है योजना आयोग के अध्यक्ष की तो योजना आयोग के अध्यक्ष जो है वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। अरुणाशीष राईशा किस पद पर नियुक्त किए गए हैं? अगर बात आती है अरुणाशीष राईशा की तो इनको राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। किसके रूप में? राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ध्यान रखना कि अभी कुछ अलग अलग जो है सचिव नियुक्त हुए हैं। मैं कुछ काम के सचिव जो हैं उनको बता दे रहा हूं। मणिपुर के पूर्व मुख्य सचिव विनीत जोशी को अब उच्च शिक्षा सचिव बनाया गया है। अमित अग्रवाल को फार्मास्यूटिकल सचिव बनाया गया है। रचना शाह को कार्मिक विभाग की सचिव बनाया गया है और नीलम शमशीराव को कपड़ा सचिव बनाया गया है और संजय सेट्टी को अल्पसंख्यक आयोग के सचिव के रूप में नियुक्ति दी गई है। ये बात ध्यान रखना। इसके अलावा मैया सैंडू किस देश की राष्ट्रपति के लिए शपथ ली है? मैया सैंडू की अगर बात करें तो मैया सैंडू को
मोल्दोवा जो देश है, मोल्दोवा देश की राष्ट्रपति के लिए चुना गया है। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना कि मोल्दोवा में ये अब जो है दोबारा राष्ट्रपति बनी है, ये ध्यान रखना, दोबारा जो है ये क्या बनी है, राष्ट्रपति बनी है। पिछले महीने इन्होंने चुनाव जीत लिया था, अभी तक ये शपथ नहीं ले पाई थी, तो अब ये शपथ लेगी। ठीक है, इसके अलावा मोल्दोवा के बारे में जरा थोड़ी सी बात करते हैं। तो मोल्दोवा की राजधानी जो है अगर आपसे पूछा जाए तो वो है किसिनाउ। मुद्रा की अगर बात करें तो मोल्दोवन लू या मोल्दोवन ल्यू यहाँ की मुद्रा है। भाषा यहाँ की रोमानियाई है। और किसिनाउ शहर को छोटा पेरिस कहा जाता है, ये बात ध्यान रखना। किसिनाउ शहर को क्या कहा जाता है, किसिनाउ शहर को छोटा पेरिस कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, 86वें सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप का समारोह कहां आयोजित किया गया। बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। तो इसका आयोजन कहां किया गया है, बेंगलुरु में। कहां किया गया है इसका आयोजन, बेंगलुरु में किया गया है। 86वें संस्करण का खिताब अगर बात करें तो एम रघु कर्नाटक ने जीता है। जो कर्नाटक के एम रघु के द्वारा इस खिताब को जीता गया है। इसके अलावा इन्होंने पूर्व चैंपियन मिथुन मंजुनाथ को हरा दिया है। तो मिथुन मंजुनाथ जो है इसमें हारे हैं और एम रघु इसमें जीते हैं। महिला एकल की बात करें तो देविका सिहाग हरियाणा की हैं, ये जीती हैं। और श्रेयांशी वल्ली शेट्टी जो है इसमें हारी हैं। पुरुष युगल की अगर बात करें तो संस्कार सारस्वत और अर्थ मोहम्मद जीते हैं। महिला युगल की अगर बात करें तो आरती सारा सुनील और वर्षिनी बनाम जीती हैं। मिश्रित युगल की अगर बात करें तो आयुष अग्रवाल और श्रुति मिश्रा जीते हैं। तो आज के कुल जो 15, 17, 20, 25 क्वेश्चन हो गए आसपास के, अगर सारे जोड़ लिए जाएं तो सारे क्वेश्चनों को आप देखते रहें। मिलते हैं फिर एक नई क्लास में, और बेहतरीन तरीके से कुछ तैयारी करते रहिए आप अपनी। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।